हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से भौतिक विज्ञान क्लास 11th में सेकंड पेपर का 5वां चैप्टर ऊष्मीय प्रसार तथा कैलोरीमिति, जिसे सामान्य नामों से जाना जाता है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसके पहले के सभी चैप्टर एक तरफ से कंप्लीट करवा दिए हैं और न्यूमेरिकल भी आपके कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो जो लोग भी वीडियो को पीछे वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं वो सभी लोग जाकर पीछे के चैप्टर को देख लें, तब ये आसानी से आपको समझ में आएगा। और एक एक सवालें भी आपको कराई गई हैं, तो सभी सवालें आप लगा सकते हैं। चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ऊष्मीय प्रसार तथा कैलोरीमिति। टॉपिक को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन के। देखिए, ऊष्मीय प्रसार तथा कैलोरीमिति हमें पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा ऊष्मीय प्रसार पढ़ने के लिए ऊष्मा और ताप क्या चीजें होती हैं, यानी ताप और ऊष्मा दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग चीजें। तो हम लिखते हैं ताप तथा ऊष्मा। अब बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये दोनों एक ही चीजें हैं या फिर अलग अलग चीजें होती हैं। टेम्परेचर एंड हीट, कमेंट करके बताइए। ताप और ऊष्मा एक ही चीज है या अलग अलग चीज होती है, बताइए। इन दोनों में अगर अलग अलग चीजें हैं तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ताप तथा ऊष्मा क्या होती है। तो आप बताएंगे वस्तुओं की गर्माहट जो हम महसूस करते हैं उसे ऊष्मा कहते हैं, तथा ऊष्मा को, जैसे हम लोग ऊष्मा का मापन जब करते हैं तो उसी माप को ताप कहा जाता है। ऊष्मा किसे कहते हैं, तो वस्तुओं की गर्माहट जो हम महसूस करते हैं उसे ऊष्मा कहते हैं। किसे? वस्तुओं की गर्माहट, वस्तुओं की गर्माहट जो हम महसूस करते हैं, वस्तुओं की गर्माहट जो हम महसूस करते हैं ऊष्मा कहलाती है। वस्तुओं की गर्माहट जो हम महसूस करते हैं उसे ऊष्मा कहते हैं, उसे ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मा के मापक्रम को, और ऊष्मा के मापक्रम को, ऊष्मा के मापक्रम को ताप कहते हैं। समझ में आ गया कि ऊष्मा और ताप क्या चीजें होती है। तो वस्तुएं जिनकी गर्माहट हम लोग महसूस कर सकते हैं, या वस्तुओं की गर्माहट जो हम महसूस करते हैं उसे ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मा को जिस इकाई में मापा जाता है या ऊष्मा के मापक्रम को ताप कहते हैं। और ऊष्मा और ताप में आपस में गहरा संबंध होता है। याद रखिएगा कि ऊष्मा और ताप में गहरा संबंध है। ऊष्मा और ताप में गहरा संबंध है। ऊष्मा और ताप में गहरा संबंध है। किस प्रकार का संबंध है, इसी चीज की व्याख्या हम लोग ऊष्मीय प्रसार और कैलोरीमिति पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी आप याद रखिए कि वस्तुओं की गर्माहट जो हम महसूस करते हैं ऊष्मा कहते हैं, और ऊष्मा के मापक्रम को ताप कहते हैं। ऊष्मा और ताप में गहरा संबंध होता है। और आप ये बताएंगे कि ताप अगर परिभाषित करना हुआ तो ताप को परिभाषित करेंगे कि ताप वह भौतिक राशि है, ताप वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि दी गई दो वस्तुएं आपस में तापीय साम्य में हैं या नहीं। ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के तापीय साम्य में है या नहीं। मतलब कि आप दो वस्तुओं को छुएंगे, एक वस्तु गर्म लगेगी दूसरी वस्तु ठंडी, तो आप कहेंगे ये वस्तुएं तापीय साम्य में नहीं है। मतलब तापीय साम्य में होने का मतलब है कि हम लोग दोनों को ऐसे छुएं और दोनों के ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तब हम बोल देंगे कि ये क्या है, वस्तु तापीय साम्य में होती है। चलिए उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ताप किसे कहते हैं, तो बताइएगा। ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है। ताप किसी वस्तु का, ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है, वह भौतिक गुण है जो यह निर्धारित करता है, जो
यह निर्धारित करता है या जो यह बताता है, ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो यह निर्धारित करता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ, जो यह निर्धारित करता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ, किसी अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है या नहीं, तापीय साम्य में है या नहीं। साम्यावस्था जानते हैं क्या होता है? साम्यावस्था आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर हम लोग दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाते हैं, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है, पढ़े हैं। विभव एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाते हैं। ऐसे ही कब तक जाते हैं? जब तक कि दोनों वस्तुएं आपस में साम्यावस्था में नहीं आ जाती हैं। तो ऐसे इसमें भी होगा कि अगर हम दो वस्तुओं को जो कि आपस में तापीय साम्य में ना हो लाएंगे, एक दूसरे के समीप संपर्क में लाएंगे, तो एक वस्तु का ताप निकलकर दूसरी वस्तु में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान ना हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि सब में पढ़ते आए हैं, तो ताप में भी यही मिल सकता है। तो ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो यह निर्धारित करता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं। और ताप का जो मात्रक होता है वो कितने मात्रक होंगे बताइए? ताप का मात्रक केल्विन पढ़े हैं, केल्विन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री, ऐसे ही सेल्सियस लिखिए, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, र्यूमर, ये ताप के मात्रक हैं। तो ताप का मात्रक केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर होता है। याद रखिएगा चारों मात्रक कौन कौन से? तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। ताप का मात्रक केल्विन, सेल्सियस, र्यूमर, फ़ारेनहाइट होता है। और जो ऊर्जा होती है या फिर ऊष्मा होती है, यहां पर देखिए ऊष्मा, ये ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। चलिए अब आप लोग एक बार इसका रिवीजन करिए। ताप किसे कहते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वस्तुओं की गर्माहट, वस्तुओं की गर्माहट जो हम महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ताप ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मा के मापक्रम को जब हम लोग ऊष्मा का मापन करते हैं तो उसे ताप कहते हैं। और इन दोनों में आपस में गहरा संबंध होता है। ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो यानी बताता है, जो या निर्धारित करता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं। ताप का मात्रक केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। नोट करिए। अब थोड़ा सा हम गैस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें गैसों के बारे में भी पढ़ाई करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग गैसों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। गैस के भौतिक गुण किसको किसको पता है? आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। गैस के भौतिक गुण सबको पता है कि गैस क्या होती है। गैस में या एक चीज आप बताइए, क्या उसका आयतन और आकार निश्चित होता है? आयतन भी नहीं निश्चित होगा, आकार भी नहीं निश्चित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस क्या होती है, इसमें बहुत सारे जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और जितना जगह पाएगी गैस सबको भर लेगी, यानी कि पूरी जगह को घेर लेती है। यहां पर लिखिए गैस। गैस को आप जानते हैं या गैस के भौतिक गुण? सबसे पहला तो आकार और आकृति निश्चित नहीं होगी। नंबर एक, आकार किसका एवं आकृति, आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है। आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है किसकी? गैस की।
और गैसों को बताइए क्या दबाया जा सकता है? आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या गैसों को दबाकर उसके आयतन एवं आकार में परिवर्तन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी दबाया जा सकता है। आकार निश्चित नहीं होगा, आकृति निश्चित नहीं होगी, सबको पता है कि हम जहां रखेंगे पूरे आकार को घेर लेगी। और दूसरा, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है या संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़िता आप लोग पढ़े हैं, संपीड़ित का मतलब दबाना होता है। आकार एवं आकृति कुछ भी नहीं निश्चित है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। अब दो तीन चीजें और आप लोगों को जानना है कि गैसों से संबंधित कुछ वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुछ नियम दिया था, जैसे चार्ल्स का नियम, बायल का नियम। चार्ल्स और बायल दोनों ने मिलकर एक बार नियम दिया, तो चार्ल्स और बायल का नियम बन गया। चलिए, ये समझ में आ गया या नहीं? अब लिखिए गैसों से संबंधित नियम। गैसों से संबंधित नियम। गैसों से संबंधित नियम। गैसों से संबंधित कौन कौन से नियम हैं? तो याद रखिएगा कि गैसों से संबंधित चार्ल्स के नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, बायल का नियम पढ़ना पड़ेगा। वो बायल नहीं जो बॉयल माने उबलना होता है, उनका नियम नहीं, बायल वैज्ञानिक थे, उनका नियम। तो सबसे पहले ही हम लोग पढ़ लेते हैं, चलिए, बायल का नियम। बायल का नियम, और इनके बाद फिर पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। गैसों से संबंधित नियम, चार्ल्स और बायल का नियम, दो चीजें था, चार्ल्स का नियम और बायल का नियम। तो बायल का नियम ये होता था कि V प्रोपोर्शनल 1/P। V प्रोपोर्शनल 1/P। V का मतलब आयतन होता है, P का मतलब दाब होता है। और किसके लिए है? तो गैसों के लिए। यहाँ ये बता रहे हैं कि गैसों का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। कब? जब ताप नियत हो। जब क्या नियत हो? ताप। समझ में आ गया कि आयतन व्युत्क्रमानुपाती होगा दाब के। जब कौन नियत हो? तो ताप नियत हो। नियत ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? लिख लीजिए, नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए, नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए, किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए, नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए और आगे बताइए क्या लिखना होगा? आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां आप लिखते हैं अर्थात V प्रोपोर्शनल 1/P। नीचे दिख रहा है, आप लोग बताइए कमेंट करके। ताप को नियत कर दीजिए तो निश्चित द्रव्यमान की गैस का जो आयतन होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यहां से आपको ये पता चलता है कि आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। समझ में आया? अतः आयतन बढ़ाने के लिए दाब घटाना पड़ता है और दाब बढ़ाने के लिए आयतन घटाना पड़ेगा। अतः दाब बढ़ाने के लिए या दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है। मतलब गैस पर जितना ज्यादा दाब लगाएंगे वो उतना कम स्थान घेरेगी, ये कह रहा है। और दाब घटाने पर
दाब घटाने पर गैस का आयतन बढ़ता है। समझ में आ गया कि अगर हम लोग दाब ज्यादा लगाएंगे तो आयतन कम होगा। एक बाल्टी में या फिर एक पात्र में गैस भरी है, आप दबाइए तो वो दबेगी। इसका मतलब यही है कि दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है और दाब कम करिए तो गैस पूरे बर्तन में फैलती जाएगी, अर्थात आयतन बढ़ाती हुई चली जाएगी। समझ में आ गया। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपको ये देखने को मिला है कि V प्रोपोर्शनल 1/T है या नहीं। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पात्र हैं तो V1 प्रोपोर्शनल 1/P1 तथा V2 प्रोपोर्शनल 1/P2। समझ में आ गया। V1 प्रोपोर्शनल 1/P1 और V2 प्रोपोर्शनल 1/P2 होता है। बताइए, अगर हम लोग क्या करें, इसको लिखना चाहें तो कह सकते हैं V1 बराबर K बटे P1 या K गुणे 1/P1 और V2 बराबर K गुणे 1/P2। V2 बराबर K गुणे 1/P2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से V1 बटे V2 बराबर K बटे P2 ये कटेगा और यहाँ पर आ जाएगा V1 बटे V2 बराबर P2 बटे P1, अर्थात V1 ऐसे हो जाएगा V1 P1 बराबर V2 P2, V1 P1 बटे बराबर V2 P2। समझ में आया या नहीं, इसको नोट करिए। इसके बाद इसके बारे में कुछ और पॉइंट आपको बता देते हैं। तो V1 P1 बराबर V2 P2 ये आ गया और यहां से हमें ये फार्मूला मिला है कि दो वस्तुएं तापीय साम्य, यानी कि हम लोग क्या निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई वस्तु है जिसका आयतन V1 दाब P1 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं V1 बराबर K P1 और V2 आयतन है दाब P2 है तो V2 बराबर K P2। यहाँ से समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो V1/V2 बराबर P2/P1 आ जाएगा, P2/P1, और इसे आप कह सकते हैं कि V1 P1 बराबर V2 P2 हो जाएगा। यहाँ P2 बनाइएगा, यहाँ पर क्या बनाएंगे, P2 बनाइएगा। चलिए P2 बना लीजिए, हम लोग देखते हैं। इसको बनाइएगा P2 और फिर आगे देखिए इसके 2-3 क्या है कि इनके जो प्रत्येक कोई भी आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई भी एक नियम बनता है तो उसमें कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अपवाद होते हैं। मतलब हर किसी पर कोई भी नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। ये चीज आपको याद रखना है कि कहीं पर भी कोई भी नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कुछ अपवाद ऐसा होगा जहां पर चार्ल्स और बॉयल का नियम कुछ फेल करेगा। यहाँ V2 कर दीजिए, ये उसके बाद क्लियर है। आप लोग समझिएगा, चल नहीं रहा, थोड़ा सा हम इसे खुला छोड़ दिए थे इसीलिए है, खुला छोड़ दिए तो ये आवारा हो गया। चलेगा, चल गया। देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, इतना क्लियर है। अब इनके नियम की कुछ सीमाएं देखिए, जैसे कुछ सीमाएं हैं कि जो चार्ल्स ये बॉयल का नियम होता है ये कई स्थानों पर कार्य नहीं करेगा, कई स्थानों पर ये लागू नहीं होता है। जैसे समझिए कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगा। तो नंबर 1 में याद रखिएगा कि गैसों की सभी अवस्थाओं के लिए बॉयल का नियम सत्य नहीं होता है। क्या बताएंगे, नोट में बताइएगा, नोट में क्या बताएंगे कि गैसों की सभी अवस्थाओं के लिए, गैसों की सभी अवस्थाओं के लिए, सभी अवस्थाओं के लिए, गैसों की सभी अवस्थाओं के लिए बॉयल का नियम, बॉयल गैस की सभी अवस्थाओं के लिए बॉयल का नियम सत्य नहीं है। बॉयल का नियम सत्य नहीं है। यह केवल कहां पर लागू होता है, तो आप बताएं गैसों की सभी अवस्थाओं के लिए बॉयल का नियम सत्य नहीं है। यह केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही लागू होता है। यह केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही लागू होता है। निम्न
दाब पर ही लागू होता है। क्लियर? कि गैसों की सभी अवस्थाओं के लिए बायल का नियम सत्य नहीं है, या केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही लागू होता है। उच्च ताप और निम्न दाब पर ही लागू होता है। और यह समझ में आ गया कि गैसों की सभी अवस्थाओं के लिए बायल का नियम सत्य नहीं होता, या केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही लागू होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चार्ल्स का नियम देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं चार्ल्स के नियम पर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा बायल का नियम। और अब चार्ल्स का नियम देखते हैं। अगर क्लियर हुआ है तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट करिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसका कमेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेशन के लास्ट में उसके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और उसका कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा। आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या होता है? बायल का नियम तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि जो V प्रोपोर्शनल होता है वो किसके, 1/P के, यानी कि आयतन है P दाब है, आयतन है P दाब है, और नियत ताप पर एक निश्चित मात्रा की गैस का आयतन दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये था आपका बायल का नियम। अब चार्ल्स ने क्या नियम दिया था, देखिए। चार्ल्स ने ये बताया कि नियत दाब पर V प्रोपोर्शनल T होता है। नियत दाब पर क्या होता है, V प्रोपोर्शनल T, मतलब नियत दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके दाब के समानुपाती होता है। परिभाषा पहले लिखिए, क्या बताएंगे, नियत। यहां नियत क्या रखेंगे, क्या चीज इसमें नहीं है, दाब। नियत दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस, किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस, नियत दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके किसके समानुपाती होता है, उसके ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। नियत दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल T। V प्रोपोर्शनल T समझ में आया? दाब को कांस्टेंट कर देंगे तो एक निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होगा। आगे देखिए, अगर V प्रोपोर्शनल T होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि V बराबर KT हो सकता है। V बराबर KT, K गुणे T, या V क्या है यहाँ पर, तो नियतांक। क्या है, नियतांक गुणे T। तो अगर हम लोग कहें V बटे T बराबर क्या आएगा, तो V बटे T बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक आ जाएगा। V बराबर T बराबर V बटे T बराबर नियतांक। ठीक इसके पहले वाले टॉपिक में देखिए आपने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल 1/P और V बराबर KP, K बटे P, और K क्या है, नियतांक। तो V बराबर नियतांक बटे P, और VP बराबर क्या होता था, नियतांक। समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि निश्चित द्रव्यमान की गैस और का आयतन और दाब का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है, ऐसे यहाँ पर इनका आयतन और ताप का अनुपात नियतांक होगा। चार्ल्स के नियम में, बायल के नियम में आयतन और दाब का गुणनफल नियतांक, ये याद रखना है आपको। अभी यहाँ पर देखिए कि V प्रोपोर्शनल T, V बराबर KT के नियतांक है, तो V बटे T बराबर नियतांक आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, ये पिछले टॉपिक का था। आप यहाँ ये बता सकते हैं कि अगर V प्रोपोर्शनल T है तो V1 बराबर या V बराबर KT है, तो हम ये कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल T1, V1 प्रोपोर्शनल T1 और V1 बराबर KT1।
समीकरण 1 V2 प्रोपोर्शनल T2 तो V2 बराबर KT2। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे V1 बटे V2 बराबर KT1 बटे KT2 और K से K कट जाएगा V1 बटे V2 बराबर T1 बटे T2 और V1 T2 बराबर V2 T1 हो जाएगा। V1 T2 बराबर V2 T1 समझ में आया या नहीं बताइए। या आप ये कह सकते हैं कि V1 बटे V2 बराबर T1 बटे T2। समझ में आ गया। ये है आपका चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। बताइए चार्ल्स का नियम क्लियर है या नहीं। अगर ये नियम क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि निश्चित दाब पर किसी गैस या नियत दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। V बराबर KT के नियतांक है तो V बटे T बराबर नियतांक। V1 बराबर KT1 V2 बराबर KT2। समीकरण 1 व 2 को भाग कर दीजिए या वा के स्थान पर लिख लीजिए समीकरण 1 भागे समीकरण 2 और V1 बटे V2 बराबर KT1 बटे KT2। यहां से आ जाएगा V1 बटे V2 बराबर T1 बटे T2। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर ताप के माप क्रम पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए क्लियर है या नहीं। क्लियर हुआ। और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाकर कंप्लीट करवाएंगे। बस आप लोग सेशन में जुड़े रहिए और सेशन को पूरा देखा करिए। इतने लंबे वीडियो इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपका सेशन जल्दी से पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाए और चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोग अपनी अच्छी तैयारी भी कर लें। न्यूमेरिकल भी बता रहे हैं तो आप लोग सेशन में जुड़ा करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। आगे ताप का मापक्रम, ताप को जिसमें मापा जाता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ताप का मापक्रम, ताप के मापन के लिए आपको 4 पैमाने बताए गए थे। अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए, जान जाएंगे आप लोग पढ़ रहे हैं। करिए, कमेंट करके बताइए। ताप का मापन करने के लिए जो हम 4 पैमाने बताए थे वो 4 पैमाना कौन कौन सा था हम बताएं। रेमर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन बेकार हैं। चलिए, ताप का मापक्रम एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये याद रखिएगा कि जो ताप का मापक्रम है, ताप का मापक्रम एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ताप का मापक्रम एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा कि ताप का जो मापक्रम होता है वो एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे एक यंत्र द्वारा मापते हैं जिसे हम लोग कहते हैं तापमापी या थर्मामीटर। क्या बोला जाता है? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ताप का मापक्रम एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है या फिर इसे आप कह दीजिए इसे एक यंत्र द्वारा मापा जाता है। एक यंत्र द्वारा मापा जाता है जिसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। इसका आविष्कार डैश डैश नामक वैज्ञानिक ने किया था। डैश डैश नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब डैश के स्थान पर क्या आएगा ये आपको पता हो तो बताइए और अगर ना पता हो तब भी बताइए।
इसका आविष्कार डैश डैश नामक वैज्ञानिक ने किया था। ताप के मापक्रम को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था बताइए? डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप लोग नहीं बताएंगे। डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। या आप इनका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, गैब्रियल तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। थर्मामीटर जो ताप का मापक्रम थर्मामीटर द्वारा किया जाता है। थर्मामीटर 4 प्रकार का होता है, आपको बताया गया कौन कौन सा। रेमर, फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। 4 पैमानों में मापा जाता है। चारों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। बताइए, जानकारी प्राप्त कर लिया जाए, बताइए। चलिए सबसे पहले लिखिए सेल्सियस तापमापी। नंबर 1 सेल्सियस तापमापी। तो सेल्सियस तापमापी का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया होगा। और डिग्री सेल्सियस में इसे मापते हैं। इस पर कितने पैमाने होते हैं या फिर सेल्सियस तापमापी में खानों की संख्या कितनी होती है, ये सब आप लोग बताएंगे। इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेल्सियस नामक वैज्ञानिक। जो पैमाना जैसे सेल्सियस तो सेल्सियस नामक, फारेनहाइट तो फारेनहाइट, केल्विन तो केल्विन, मतलब वैज्ञानिकों ने अपने ही नाम पर तापमापी का भी नाम रख दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि उनका नाम जब भी पैमाने का जिक्र हो उनका नाम आ जाए। इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें 100 खाने होते हैं, याद रखिएगा। सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें 100 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 100 खाने बने होते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बने होते हैं। प्रत्येक खाना 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। प्रत्येक खाना 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। क्लियर है? इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें 100 खाने होते हैं और प्रत्येक खाना 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। इस पैमाने पर न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। इस पैमाने पर न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम बिंदु कितना होगा आप लोग बताइए? उच्चतम बिंदु अगर 100 खाने हैं तो 0 से शुरू होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? 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 इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पैमाने में 100 खाने होते हैं। प्रत्येक खाना 1 डिग्री सेल्सियस का होता है और इस पैमाने पर जो सबसे न्यूनतम बिंदु होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। और साधारण मनुष्य जो कि एक रोग मुक्त मनुष्य हो, रोग मुक्त दोष मुक्त मनुष्य हो, उसके शरीर का जो तापमान होता है वो होता है, सेल्सियस में पूछा जाए तो आप बताएंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस। सबको याद रखना है मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान, मनुष्य के
शरीर का साधारण तापमान, मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए, अभी सिखाएंगे कैसे बदला जाता है। ताप के मापक्रम को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे एक यंत्र द्वारा मापते हैं जिसे थर्मामीटर कहते हैं। इसका आविष्कार डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और बताइएगा कि ये 4 प्रकार का होता है। एक सेल्सियस तापमापी, इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पर 100 खाने बने होते हैं। सबसे छोटा खाना 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, और जो सब छोटा नहीं कहेंगे, सबसे पहला वाला कहेंगे कि जो सबसे न्यूनतम बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और सबसे उच्चतम बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और मनुष्य के शरीर का जो साधारण तापमान होता है, या साधारण मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस हो, जिसको बुखार ना आया हो। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे पैमाने पर चलते हैं, देखते हैं फ़ारेनहाइट क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरे पैमाने पर चलते हैं। सेल्सियस समझ में आ गया, दूसरे पर चलते हैं, देखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने का, या जैसे आप कह सकते हैं फ़ारेनहाइट तापमापी, तो फ़ारेनहाइट तापमापी का आविष्कार फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। नंबर 2 क्या बोलेंगे? फ़ारेनहाइट तापमापी। फ़ारेनहाइट तापमापी। फ़ारेनहाइट तापमापी का आविष्कार फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था, या फ़ारेन नामक वैज्ञानिक ने आप कह सकते हैं। फ़ारेन या फ़ारेनहाइट दोनों एक ही चीजें हैं। कि फ़ारेनहाइट तापमापी का आविष्कार फ़ारेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पर 180 खाने बने होते हैं। फ़ारेनहाइट तापमापी में कितने खाने होते हैं? 180 खाने होते हैं, और प्रत्येक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। प्रत्येक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर न्यूनतम मान होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सबसे उच्चतम जो बिंदु होता है, उच्चतम बिंदु, उसका मान होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? लिखा जाए, आप यहीं पर बदल दें क्या? चलिए यहीं पर देखते हैं। इस पैमाने का आविष्कार अब बदलेंगे। इसके बाद इस पैमाने का आविष्कार फ़ारेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ़ारेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ़ारेन नामक वैज्ञानिक ने फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किया था। वैज्ञानिक ने किया था। इस पैमाने का आविष्कार फ़ारेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें खानों की संख्या कितनी होती है? 180। इसमें 180 खाने होते हैं। प्रत्येक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। प्रत्येक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। और उसके बाद आप क्या बताएंगे? इस पैमाने पर न्यूनतम बिंदु, इस पैमाने पर न्यूनतम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उच्चतम बिंदु कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि 180 खाने होंगे, अगर हम लोग 32 में 180 जोड़ दें तो 212 आ जाएगा। इस पैमाने का आविष्कार फ़ारेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पैमाने में 180 खाने होते हैं। प्रत्येक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और इस पैमाने पर न्यूनतम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उच्चतम बिंदु कितना फ़ारेनहाइट होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और साधारण मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आप लोग बताइए। बुखार नपवाने जाते हैं तो कितना तापमान दिखाता है? अगर बुखार नहीं होता है, मनुष्य का शरीर नॉर्मल है, तो उसमें कितने फ़ारेनहाइट का तापमान आपको दिखाया जाता है पता है?
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाते हैं। तो यहां पर यही बताएंगे मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान, मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान कितना बताया गया, आप लोग बताइए। इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब बुखार नपवाने जाते हैं, अगर बुखार नहीं होता तो तापमान कितना रहना चाहिए पता है? मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान जो होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तब तो आप का शरीर जो है उसका टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। सेल्सियस तापमापी का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया। इसमें 100 खाने होते हैं, प्रत्येक खाना 1 डिग्री सेल्सियस का, सबसे न्यूनतम वाला 0 डिग्री सेल्सियस और सबसे बड़का 100 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का जो साधारण तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट तापमापी का आविष्कार फारेन नामक वैज्ञानिक ने किया। इसमें 180 खाने बने होते हैं, प्रत्येक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। न्यूनतम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उच्चतम बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो हमें लगता है आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे पैमाने पर। तीसरे का नाम आप लोग बताइए तो क्या होगा? तीसरे का नाम क्या दे दिया जाए? सेल्सियस हो गया, नहीं हुआ, फ़ारेनहाइट हो गया, और कौन सा हो गया? तो सेल्सियस हो गया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब बचा है र्यूमर। क्या नाम है? र्यूमर। र्यूमर कहें या आधा रा बोले, दोनों एक ही चीजें लगभग माना जाता है। र्यूमर तापमापी इस पैमाने का आविष्कार र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर? इस पैमाने का आविष्कार र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। हम तो ऐसे कर देंगे, आप लोग मत करिएगा, नहीं बहुत पिटाई होगी। इस पैमाने का आविष्कार र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस पैमाने पर जो खानों की संख्या होती है वो होती है 80। इस पैमाने पर कितने खाने होते हैं? 80 खाने। र्यूमर तापमापी का आविष्कार र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया। इस पैमाने पर 80 खाने होते हैं, प्रत्येक खाना 1 र्यूमर का होता है। आप कह सकते हैं 1 आर या फिर बोल दें 1 र्यूमर, 1 र्यूमर का होता है। क्लियर है? इतना तो सबको पता है कि र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने किया। 80 खाने होंगे, प्रत्येक खाना कितने र्यूमर का होगा? 1 र्यूमर का। अब बात आती है सबसे न्यूनतम बिंदु कितना होता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यूनतम बिंदु कितना होता है तो आप बता देंगे 0 र्यूमर, 0 र्यूमर। और जब सबसे ऊपर वाला पूछा जाए तो बता दीजिएगा 80 र्यूमर, क्योंकि पता है अगर 80 ही होते हैं तो 80 र्यूमर ही होगा सबसे उच्चतम, अगर पहला वाला 0 है तो। क्लियर? र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया। 80 खाने होंगे, एक खाना 1 र्यूमर का होगा, सबसे न्यूनतम वाला 0 र्यूमर और सबसे उच्चतम वाला 80 र्यूमर होगा। 80 र्यूमर होता है। चौथे वाले पर चलते हैं। र्यूमर में चेंज करना अभी आपको सिखा देंगे। चौथे वाले पर चलते हैं। चौथे वाले का नाम क्या है बचा है? अब बताइए। फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, र्यूमर हो गया, अब कौन सा बचा? केल्विन। कौन सा बचा? केल्विन तापमापी। तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया होगा, जहां तक हमें लगता है। आप लोग अपनी राय भेजिए। केल्विन तापमापी का आविष्कार किसने किया था? तो हम तो लिखेंगे केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इस पैमाने में कितने खाने होंगे? अंदाजिए, अंदाजिए। इस पैमाने में कितने खाने होंगे? आप लोग कमेंट करके बताइए। 100 खाने। प्रत्येक खाना 1 केल्विन का होगा। प्रत्येक खाना कितने केल्विन का होगा? 1 केल्विन का। और इस पर जो न्यूनतम मान होता है वो होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। और जो उच्चतम मान होता है, सब और जोड़िए, 373 केल्विन। क्लियर?
100 खाने बनेंगे, प्रत्येक खाना 1 केल्विन का। सबसे छोटका वाला 273 यानी सबसे पहले वाला 273 और सबसे लास्ट वाला 373 केल्विन। ये कंप्लीट हो गया। चारों तापमापी पैमानों को हमने क्लियर कर लिया। बताइए कहीं पर कोई समस्या रह गई हो, कोई परेशानी रह गई हो, कोई दिक्कत रह गई हो तो आप लोग बताइए कमेंट करके। और अगर कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए फ़ारेनहाइट, या आप बताइए तापमापी थर्मामीटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। थर्मामीटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि थर्मामीटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तब तो आगे पढ़ाएं। कमेंट करिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया? कमेंट नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे? बताइए। नहीं बताएंगे, पीछे जाकर देखिए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। अब आप लोग बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। सेशन समझ में आ रहा है कि सभी पैमानों का आविष्कार किसने किया, कैसे हम लोग पता लगाएंगे, कितने खाने होते हैं, सबसे न्यूनतम खाना कितने डिग्री का माना जाता है और सबसे उच्चतम वाला कितना होता है, प्रत्येक खाना कितने माप का लिया जाता है, ये सब क्लियर हो गया। अब एक चीज आप लिखिए, विभिन्न तापमापी पैमानों में संबंध क्या होता है। लिखिए विभिन्न तापमापी पैमानों में, विभिन्न तापमापी पैमानों में संबंध, विभिन्न तापमापी पैमानों में संबंध, यानी कि जो 4 प्रकार के आपने तापमापी पैमाने अभी पढ़ लिए, आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं। अगर हमको दे दिया कि बताइए हमारे पास 32 डिग्री सेल्सियस कोई तापमान है, तो उसको र्यूमर में बदलिए, या फिर फ़ारेनहाइट में बदलिए, या फिर सेल्सियस में बदलिए। कैसे बदलेंगे? तो पहला वाला देखिए, पहला वाला होता है C/5 बराबर, C का मतलब सेल्सियस, 5 एक संख्या है, और F-32, F का मतलब फ़ारेनहाइट, 32 संख्या है, बटे 9। समझ में आ गया? जब C और F में संबंध पूछे आपसे, सेल्सियस दिया हो फ़ारेनहाइट में पूछे, या फ़ारेनहाइट दिया हो सेल्सियस में पूछे, तब ये फार्मूला खटाक से लगा दीजिएगा। C/5 बराबर F-32/9। दूसरा, ये आपका C और F में संबंध है, सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध। अगर C और R में संबंध पूछे तो C/5 बराबर R/9, C/5 बराबर R/4, कितना? R/4। ये हो गया सेल्सियस और र्यूमर में संबंध। 32 डिग्री सेल्सियस दिया था, र्यूमर में बदलिए, बदल लेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा है कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध होता है। तो K बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 32 केल्विन। अगर केल्विन में बदलना हो डिग्री सेल्सियस को, तो डिग्री सेल्सियस यहां रखिएगा प्लस 32, तो ये चेंज हो जाएगा केल्विन में, यानी K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर दीजिएगा। क्लियर है या नहीं बताइए? 32 की बजाय यहां हम लोग 273 करेंगे। सेल्सियस में बदलना हुआ तो 273, क्योंकि 273 ऐड किया जाता है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में आ जाएगा। सेल्सियस में दिया हो, आपसे पूछ ले केल्विन में बताइए, 273 जोड़ दीजिए। सेल्सियस में दिया हो, र्यूमर में पूछे, C/5 बराबर R/4, C/5 बराबर F-32/9। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैमाने को दूसरे पैमाने में, या एक पैमाने को दूसरे पैमाने में आसानी से चेंज कर सकते हैं, एक तापमापी के पैमाने को दूसरे तापमापी के पैमाने में। जैसे समझिए मनुष्य के शरीर का तापमान 98, एक क्वेश्चन है प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा। मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सबको पता है।
और इसको आपको दे दिया कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे डिग्री सेल्सियस में बदलिए, इसे डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो बदलिए, सॉल्यूशन लिखेंगे यानी कि हल लिखेंगे। और पता है कि सी और एफ में क्या संबंध होता है, c/5 बराबर एफ माइनस 32/9। संबंध ही होता है कि c/5 बराबर एफ माइनस 32/9। आपको क्या दिया है, ये मान दिया है, तो c/5 बराबर 98.4 माइनस 32/9 घटाइए। 98.4 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 98.4 में से 32 घटाएंगे तो बच जाएगा 66.4। c/5 बराबर 66.4/9 हो जाएगा। देखिए घटा लीजिए, 4 यहाँ 0.0 लगा दीजिए, 0 बचा, 8 में से 2 घटेगा 6, 9 में से 3 घटेगा फिर 6। आ गया या नहीं बताइए जल्दी से, तो बताइए आ गया। इसका इधर गुणा कर दीजिए, c बराबर 5 चौक 20 और 5 छंग 30 2 32, 5 छंग 30 3 33 यानी कि 332/9। और c बराबर 3 9 27, ये 9 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक 27 कितना बचा 6, 62 हो गया। 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 छक 54, 54 6 60 2 62 यानी 8 बचा 80 बनेगा। दशमलव लगाएंगे 80 हो गया। और 9 8 72, 9 9 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। 9 8 72, फिर कितना बचा 8, फिर से बचा, फिर 9 8 72, फिर कितना हो जाएगा 9 8 72 यानी कि 36.88 आएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो C बराबर कितना आ गया, सेल्सियस में मापेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। आपको अभी बताए थे कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसे सेल्सियस में बदलेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। आपने पढ़ा है इसके पहले सेल्सियस वाले टॉपिक में। क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसे सेल्सियस में बदल दीजिए। हमने क्या किया, सेल्सियस में बदल दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल देखते हैं, चलिए इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे किसी दूसरे पैमाने में बदलिए, र्यूमर में बदलिए, इसे र्यूमर में बदलिए। आप लोग बदल कर बताइए, र्यूमर में बदलिए। हल लिखेंगे, कोई ऐसा फार्मूला जो सेल्सियस और र्यूमर में संबंध स्थापित कर दे। कोई भी ऐसा फार्मूला आप लोग बताइए जो सेल्सियस और र्यूमर में संबंध देता हो। ये है c/5 बराबर r/4। क्या दिया है, c का मान दिया है, रख दीजिए 36.9/5 और बराबर r/4। 4 का इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, r बराबर ये हो जाएगा 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 6 24, 24 3 27 की 7 हासिल 2, 4 3 12 2 14, इतना 0.5। हल करेंगे, r बराबर 5 दूनी 10, 40 बच गया यानी कि 4 बचा, 47 हो गया। 5 9 45, 2 47, कितना बचा अब 26। तो 5 5 25, दशमलव लगा दिए, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना आ गया 29.52। एक बार फिर से कर लीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 47 हुआ, 5 9 45, 45 और 2 47, तो 2 बचा है, 26 हुआ, 5 5 25, 1 बचा। और 1 बचते ही हम लोग क्या करेंगे, फिर दशमलव लगा है 10 कर देंगे, 5 दूनी 10। चलिए हम लोग कह सकते हैं r बराबर 29.5 र्यूमर आ जाएगा। 29.5 र्यूमर। क्लियर है या नहीं बताइए, र्यूमर में बदल गया 29.5 र्यूमर। क्लियर हुआ, बता दीजिए जल्दी से, समझ में आया या नहीं। यह सवाल सॉल्व हो गई कि मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस था, इसे र्यूमर में बदल दिए। c/5 बराबर r/4 का फार्मूला लगाकर मान रखकर हल कर दिए, आ गया। अब अगला क्वेश्चन, फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फार्मूला भूले नहीं कि दिक्कत हुई। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपको कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। किस तापमान पर
किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होता है, समान होता है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होता है, समान होता है। क्वेश्चन आपको दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक होगा वो समान होगा। हम लोग मान लेते हैं कि माना किसी C बराबर F तब होगा जब दोनों किसके बराबर हों, यक्स के बराबर। यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे जब कितना आ जाए, पाठ्यांक यक्स आ जाए। क्लियर है। अब C और F में संबंध बताने वाला फार्मूला लिख लीजिए। C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब एक का मान रखिए, दोनों के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, यक्स रख लेते हैं। यक्स C के स्थान पर x/5 बराबर x माइनस 32/9। 9x बराबर 5x माइनस 5 दूनी 10, 15 16, 160 हो गया। इसको इधर लाइए। 9x माइनस 5x बराबर माइनस 160 और 4x बराबर माइनस 160। x बराबर माइनस 160/4, 4 चौक 16, x बराबर माइनस 40। तो वो संख्या कितनी होगी, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। अतः -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। अतः -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान या का पाठ्यांक समान होता है। पाठ्यांक कितना होगा, समान होता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक बहुविकल्पी में ये हमेशा याद भी रखना चाहिए कि -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान समान होता है। ये हल करके बता दिए कि किस प्रकार से डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान आपस में क्या होता है, समान होता है। नोट कर लीजिए और बताइए ये समझ में आ गया या नहीं, बताइए समझ में आ गया। थोड़ा सा और एक चोर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी नोट कर लीजिए इस चीज को। उसके बाद परम शून्य ताप देख लेते हैं क्या होता है और आदर्श गैस समीकरण, बस इतना ही। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब परम शून्य ताप पर चर्चा करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है या नहीं, सवालें समझ में आ रही हैं, सवालें समझ में आ रही हैं। परम शून्य ताप जानते हैं किसको कहते हैं, -273 केल्विन ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है। किसको, -273 केल्विन ताप को या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। लिख लीजिए -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम ताप कहा जाता है। यही बस इतना ही आपको समझना था कि अगर परम ताप आपसे पूछा जाए किसे कहेंगे तो बताएंगे कि -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप को परम ताप कहा जाता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप को परम ताप कहा जाता है। समझ में आ गया, -273 डिग्री सेल्सियस ताप को परम ताप कहा जाता है। आदर्श गैस समीकरण समझ में आ रहा है सब कुछ या नहीं, आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैसें किन्हें कहेंगे, आदर्श गैस किसे कहते हैं। आप लोगों ने एक बार आदर्श द्रव पढ़ा है। आदर्श गैस किसे कहते हैं तो बताएंगे वे गैसें जो चार्ल्स और बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। आदर्श गैसें किन्हें कहते हैं तो जो गैसें चार्ल्स और बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, जो गैसें चार्ल्स और बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं या आदर्श गैस कहलाती हैं।
आदर्श गैस कहलाती हैं। वे गैसें जो पूर्णतः चार्ल्स और बॉयल के नियम का पालन करती हैं आदर्श गैसें कहलाती हैं। जो गैसें चार्ल्स और बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं आदर्श गैस कहलाती हैं। और पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण होता है। पीवी बराबर एनआरटी को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। पीवी बराबर एनआरटी को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, जहां पी क्या है? प्रेशर यानी कि दाब। जहां पी क्या है? दाब है। वी क्या है? आयतन है। पी क्या है? आयतन है। आर क्या है? आप लोग बताइए, आर क्या है? जल्दी से बताइए। आर या पहले यन लिख लीजिए। यन है अणुओं की संख्या। यन क्या है? अणुओं की संख्या है। अणुओं की संख्या। और आर क्या है? तो गैस नियतांक है। ये गैस नियतांक है। और टी का है? टी का है तो टी है ताप या परम ताप आप बोल सकते हैं। टी को ताप कहिए। 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन ये होता है आदर्श गैस का मान। 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। क्लियर है या नहीं बताइए? जूल प्रति मोल इंटू केल्विन ये आपका होता है आदर्श गैस समीकरण। जो गैसें चार्ल्स और बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं आदर्श गैस कहते हैं। पीवी बराबर एनआरटी को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। और जहां पर पी दाब, वी आयतन यानी अणुओं की संख्या, और गैस नियतांक 8.31 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, और टी ताप होता है। आप बताएंगे कि कोई भी गैस प्रकृति में ऐसी नहीं उपस्थित है जिसे हम लोग आदर्श गैस कह सकें। यानी कि कोई भी पूर्ण आदर्श गैस नहीं होती है, या कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं होती है, परंतु सामान्यतः हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि को क्या मान लेते हैं? आदर्श गैस मान लेते हैं। लिख लीजिए, कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श नहीं होती है। कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श नहीं होती है। आदर्श नहीं होती है, परंतु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि को, कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श नहीं होती है, परंतु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि को सामान्यतः आदर्श गैस मान लिया जाता है। क्लियर है? अर्थात अभी तक कोई भी पूर्ण आदर्श गैस उपस्थित नहीं है, परंतु हम लोग मान लेते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूर्ण आदर्श गैस होती है। क्लियर हुआ? अब हम लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में ऊष्मीय प्रसार है। ये बताइए हमें ये पूरा टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं? आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया ये क्लियर हुआ या नहीं? कमेंट करके बताइए। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए क्या टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से? आगे की क्लास लाई जाए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। सेशन को बार बार रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक ना समझ में आए उसको रिवाइज करिए। इतने अच्छे तरीके से बताया गया है, सभी समझ में आएगा। जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा वीडियो एक तरफ से पढ़ा हुआ है। सभी न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। बस आप लोग मिलिए सेशन में, अच्छे से मिलकर पढ़िए। आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।